मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना, एटमी टेक्नोलॉजी जो है वो मुल्क में लेके आना और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला के मुसलमान मुल्कों की का एक ब्लॉक बनाने की कोशिश करना। तो करप्शन करके मुल्क को लूटा हुआ है वो वापस देना पड़ेगा। दूसरा, अभी अवाम को इतना शऊर आ गया है कि इनकी सियासत का खेल ख़त्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलावर हुसैन चौधरी। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ये जो इत्तेहादी सियासत हो रही है पाकिस्तान में, इस इत्तेहादी सियासत की तारीख़ के हवालों से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। इस इत्तेहादी सियासत की तारीख़ क्या है और इसने पाकिस्तान को किसी नफ़े के अलावा कितना नुकसान पहुँचाया आज तक। दरअसल ये इत्तेहादों की जो सियासत है ये क़याम पाकिस्तान के साथ ही शुरू हो गई थी। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक दर्जनों के हिसाब से इत्तेहाद बन चुके हैं, तो जिनमें से किसी एक ने भी पाकिस्तान को नफ़ा नहीं दिया, नुकसान ज़रूर किया है। तो सब इत्तेहादों का तो ज़िक्र इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे, लेकिन आज 3 ऐसे इत्तेहादों की जो है वो आपके सामने पेश करेंगे कि उनकी तारीख़ पेश की जाए, जिनकी वजह से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका है और पाकिस्तान कम से कम 50 साल पीछे जा चुका है। उसमें सबसे पहला इत्तेहाद जो बना था वो अयूब ख़ान के दौर में बना था। वो भी PDM के नाम से था, जो नवाबज़दा नसरुल्लाह ख़ान की क़यादत में बना था। कुछ 5 जमाती इत्तेहाद था वो। उस इत्तेहाद ने उस वक़्त पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जब अयूब ख़ान की हुकूमत जो है मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जा रही थी। तो अयूब ख़ान का दौर जो है, जो एक हमारी जो पुरानी नस्ल है वो बड़ी अच्छी तरह जानती है कि एक सुनहरी दौर था। उस दौर में जो पाकिस्तान है उसमें जितने काम हुए वो शायद अब तक नहीं हो सके, जिसमें जो अयूब ख़ान ने ज़रई इस्लाहात की, पानी और तवानाई की मुस्तक़बिल की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए तो डैम बनाए गए और बड़ी स्पीड से वो डैम बनाए गए। उसके बाद पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है एक भी डैम नहीं बन सका। इंडस्ट्री को फ्री हैंड दिया गया, तो जो उस दौर में इंडस्ट्री लगी वो पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जा रही थी, पाकिस्तान की ज़रूरतों को भी पूरा कर रही थी और एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हम लोग हो गए थे। अयूब ख़ान के दौर में मुल्क को इस काबिल अयूब ख़ान ने कर दिया था कि हम दूसरे मुल्कों को कर्ज़े देने के काबिल हो गए थे और हमने कर्ज़ दिए उनको, दूसरे मुल्कों को। दूसरा, अयूब ख़ान का जो सबसे बड़ा काम था कि जो गवादर पोर्ट, जिसका आज हम बेनिफिट जो है वो उठाएंगे इंशाल्लाह ताला, जिसके ऊपर काम हो रहा है। अयूब ख़ान बहुत दूरअंदेश आदमी था और मुहिब वतन था। उसने 1958 में गालबन जो गवादर का एरिया है जो ओमान से 4 करोड़ 20 लाख में ख़रीदा था उनसे। तो बहुत सुनहरा दौर चल रहा था, मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न था कि नवाबज़दा नसरुल्लाह ख़ान की क़यादत में अयूब ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बना दिया गया। उस इत्तेहाद ने अवाम को अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकाला। तलबा यूनियन जो थी उनको बैकअप दिया। अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ बहुत ही गैर अखलाकी नारे लगवाए गए। वो इससे दिल बर्दाश्ता होकर इक़्तिदार छोड़ गया। उसके इक़्तिदार छोड़ने के बाद मुल्क की जो तरक्की थी वो उसी जगह पे रुक गई। बहरहाल उसके कुछ 3 साल के बाद गालबन पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी लीग मुत्तहिदा पाकिस्तान था उस वक़्त,
इन दोनों में ये हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो है अवामी लीग अक्सरियत से सीटें ले गई, मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत से सीटें ले गई। तो उसमें कुछ इक़्तिदार का कुछ आपस में चपकलिश पैदा हुई। बहरहाल उसके नतीजे में उस इख्तलाफात से फ़ायदा उठाते हुए हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और मुल्क मुख्तसर करता हूँ कि मुल्क जो है वो एक जंग के नतीजे में 2 टुकड़े हो गया। जंग के ख़ात्मे के बाद हुकूमत भुट्टो को दे दी गई। तो भुट्टो ने इलेक्शन में अवाम से कुछ वादे किए थे और वो उसी जो अयूब खान का मिशन था इस मुल्क को आगे लेकर जाने का, उसी मिशन को आगे बढ़ाने की सोच लेकर वो अवाम में आया था। उसने अवाम के साथ जो वादे किए उनमें मेन वादे जो थे वो सबको आज भी पॉपुलर हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। मुल्क जंग के बाद नामुसाद हालात से गुज़र रहा था, लेकिन फिर भी भुट्टो ने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए, भुट्टो एक बहुत ज़हीन, तेज़ दिमाग और आला तालीम याफ्ता लीडर था, तो उसने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए उन वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश की। जिसमें अवलीन वादा जो उसने देखा कि अवाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, तो वो उस वक़्त ज़रूरत थी बेघर लोगों को घरों की, अपने घरों की, अपने मकानों की। उसने सबसे पहले इस वादे को सामने रखते हुए इस पे काम शुरू कर दिया। पूरे मुल्क में हंगामी तौर पर यह स्कीम चलाई गई जो 5 मरला स्कीम के नाम से थी। बाकायदा हर गांव देहात के बाहर जो सरकारी ज़मीन पड़ी हुई थी, जो चिरागा के नाम से हर गांव देहात के बाद कोई 20-25 एकड़ ज़मीन इस तरह कुछ रखी होती थी, सरकारी ज़मीन थी, फौरी तौर पर इक़दामात करते हुए पटवारियों को एक्टिव किया। उस चिरागा की जो ज़मीन थी उसके नक्शे बनाए गए। 5-5 मरले के मकान जो है, घर जो हैं, उस हिसाब से नक्शे बना के, तो तरजीहन जो उसी गांव के रहने वाले लोग थे उनको वो 5-5 मरले बग़ैर किसी एक भी पैसे के अलाट कर दिए। तो उस 5 मरला स्कीम के वजह से मेरे ख़्याल में कि कम से कम 80% जो बेघर लोग थे, जिनके पास 1947 में जो लोग हिजरत करके आए थे उनके पास अपना घर नहीं था, तो वो 80% लोगों के पास अपने घर हो गए। दूसरा वादा था उसका रोटी का, तो रोटी के लिए भी उसने हंगामी तौर पर पूरे मुल्क में रोटी प्लांट लगाए। हर इलाके में, हर गांव में, हर देहात में, चौक में दोपहर और शाम के वक्त रोटी प्लांट की गाड़ी आगे खड़ी हुआ करती थी, जो इंतहाई सस्ती, गालबन 8 आने 50 पैसे की 4 रोटियों का पैकेट होता था। लोगों ने ली शुरू में, लेकिन ये हमारी कौम को वो जो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक रोटी बनी हुई थी प्लांट की, वो पसंद नहीं आई बदकिस्मती से। तो शहबाज शरीफ के तदूरों की तरह ये मंसूबा ज़्यादा नहीं चल सका। तीसरा वादा था उसका कपड़े का। अभी कपड़ा तो जाहिर है हर किसी को नहीं दे सकता था वो, लेकिन उसने एक काम ज़रूर किया कि आप दोस्तों को याद होगा, जो थोड़ा सा उस दौर की झलक जिन्होंने देखी हुई है, कि उस ज़माने में खद्दर कोई नहीं पहनता था। यानी खद्दर को बहुत ही जो है वो एक नीचे दर्जे का लिबास पहना जाता था। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने खुद खद्दर पहना, अपना 2 पीस उतार दिया था और कुर्ते को, शलवार को रवाज दिया। नहीं तो उस वक़्त 70% लोग जो शहरों में और देहातों में वो धोती चादर पहनते थे। तो उसने खद्दर की तरफ लोगों को राग़िब किया। आज देख लें कि खद्दर जो है लोग फ़ख्र से पहनते हैं। बहरहाल
वो बड़ी तेज़ी से मुल्क को आगे लेके जाना चाहता था, जिसमें उसने जो मुल्क की दफाई ज़रूरत थी उसको भी मद्देनज़र रखा। इसको मद्देनज़र रखते हुए उसके ज़हन में था कि मुल्क को एटमी ताकत बनाया जाए। तो वो भी सब आपके सामने है कि उसने एटमी ताकत बनाने के लिए क्या कुछ किया, जिसमें आज हमारा पाकिस्तान महफूज हो चुका है। वरना इस पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता था वो आप सब दोस्तों के इल्म में है। जो सबसे बड़ा काम भुट्टो ने किया वो ये था कि मरज़इयत का जो इशू है ये बहुत देर से चल रहा था। भुट्टो ने इस्लामी नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हुए तमाम उलमा को इत्माद में लेकर असम्बली में डिबेट करवाई और मरज़इयों को भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में अक़लियत करार देते हुए काफिर करार दे दिया। उसके बाद दूसरा मसला था मुसलमान मुल्कों को आपस में मुत्तहिद करना, जिसकी बहुत ज़रूरत थी उस वक़्त भी और इन फ्यूचर में भी। भुट्टो एक दूरंदेश सियासतदान था, वो सब देख रहा था कि इन फ्यूचर मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है। तो मुसलमान मुल्कों के दिफा को और पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए भुट्टो ने एटमी टेक्नोलॉजी जो है उसको पाकिस्तान में लेके आया। फिर लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, जिसमें दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को इकट्ठा करके उनको जगाया कि हमें एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा मुसलमान मुल्कों का, ताकि हम मुस्तकबिल में एक ताकत बन सकें। तो ये दो काम ऐसे थे, एक एटमी टेक्नोलॉजी, एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, कि जो मुल्क के बैरूनी दुश्मन जो थे उनको, अंदरूने मुल्क जो उनके एजेंट रहते थे, उनको किसी सूरत भी ये चीज़ें कबूल नहीं थी। बहरहाल भुट्टो ने अपने 5 साल गुजारे। उसके बाद इलेक्शन हुआ 1977 में। तो उस इलेक्शन में भुट्टो के ख़िलाफ़ भी एक इत्तेहाद बना, कौमी इत्तेहाद के नाम से। वो एक परचम 9 सितारे, उसके नीचे ये 9 मजहबी और सियासी जमातें इकट्ठी हो गई। इन्होंने एक इत्तेहाद बनाया। भुट्टो के ख़िलाफ़ इन्होंने एक मुतफ़िका इलेक्शन लड़ा। उसमें जो हमारे मजहबी रहनुमा थे वो सियासत में अब तक इस तरीके से इंटर नहीं हुए थे। यानी उसको मैं इस तरीके से कहूँगा कि दीन में सियासत को अभी तक इतना दाखिल नहीं किया गया था। सब अपने अपने मसलक को लेकर आगे चल रहे थे, दीन की खिदमत कर रहे थे। लेकिन वो भी एक चाल में आ गए। 9 सितारों का इत्तेहाद बना, पूरे मुल्क में इलेक्शन हुआ, लेकिन अवाम ने उनको कबूल नहीं किया कि इनका काम दीन की खिदमत करना है। सियासत करना जो है, दीन में सियासत दुरुस्त नहीं है। इससे दीन को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। लेकिन वो लोग इस्तेमाल हो गए, पैसा चला। उस पैसे के सबूत भी सामने आ चुके हैं कि पैसे की चमक ने, अफसोस के साथ कहता हूँ, कि हमारे उन मजहबी रहनुमाओं को भी गुमराह कर दिया। पूरे पाकिस्तान में उस कौमी इत्तेहाद को सिर्फ 36 नशिस्तें मिल सकीं और पीपल्स पार्टी भुट्टो की जमात फिर जीत गई। लेकिन उन्होंने इस इलेक्शन के नताइज को कबूल नहीं किया और एहतजाज शुरू कर दिया, एहतजाजी सियासत शुरू कर दी। एक तहरीक तक, उसको मुल्कगीर तहरीक तक चले गए। तो मुख्तसर ये है कि उस कौमी इत्तेहाद की इस तहरीक की वजह से मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ जो है। और भुट्टो को अपने किए हुए कामों की उस वक़्त इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी कि भुट्टो ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। एक जो मरज़इयों को काफिर करार देना,
मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना, एटमी टेक्नोलॉजी जो है वो मुल्क में लेके आना और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला के मुसलमान मुल्कों का एक ब्लॉक बनाने की कोशिश करना। भुट्टो की फांसी के बाद इक़्तिदार ज़िया-उल हक़ के बाद आ गया। उसके बाद दीगर जमातें जो थी उस कौमी इत्तेहाद में शामिल थीं, उन्होंने भी वो इक़्तिदार भी इंजॉय किया। उसके बाद 36 साल तक वो हर हुकूमत में शामिल होकर इक़्तिदार इंजॉय करते रहे और उसमें ये रिश्वत का रवाज शुरू हुआ, करप्शन का रवाज शुरू हुआ। सब ने खूब इंजॉय किया, खूब दौलत इकट्ठी की सब ने, जो इनके मुंह को लगी हुई आज तक नहीं उतर रही। बहरहाल उस 36 साला जो मुश्तरका इक़्तिदार था इनका, जिसमें कुछ मार्शल लॉ का दौर था, उसके बाद 2 हुकूमतें, आसिफ जरदारी की हुकूमत आई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई, इन सब ने उसमें इंजॉय किया। आज की पोजीशन ये है कि इमरान खान जिसने 22 साल तक जद्दोजहद की और इनकी हरकत को ऑब्ज़र्व किया कि ये किस तरह मुल्क को लूट रहे हैं, किस तरह इस मुल्क को फिर पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। 22 साल जद्दोजहद की उसने, अवाम को शऊर दिया। शऊर देने के बाद 2018 के इलेक्शन में अवाम ने उसको मुंतखब किया, इमरान खान को हुकूमत मिल गई। अयूब खान के विजन को भुट्टो लेकर चला था और भुट्टो के विजन को लेकर इमरान खान ने आगे चलने की कोशिश की और कोशिश कर रहा है। मुल्क के अवाम को हकूक़ दिलवाने की कोशिश कर रहा है कि जो आइन ने अवाम को हकूक़ दिए हुए हैं। इनकी लूट मार करप्शन को सामने लेके आया, इन सब के गिरेबान को हाथ डाला, जिसकी वजह से डेफिनेटली इनको तकलीफ़ तो होनी है। इनका रास्ता रोकने की कोशिश की और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो जो विज़न, तरक्की का विज़न जो होता है, उसको लेकर जिस तरह आगे चल रहा है उसमें अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। तो इनको फिर तकलीफ़ हुई कि एक तो हमने जो करप्शन करके मुल्क को लूटा हुआ है वो वापस देना पड़ेगा, दूसरा अभी अवाम को इतना शऊर आ गया है कि इनकी सियासत का खेल ख़त्म हो चुका है। इसी खौफ को सामने रखते हुए अपनी लूट मार को बचाने के लिए आज ये लोग उसी पीडीएम के नाम से दोबारा इत्तेहाद इन्होंने बना लिया है कि जो पीडीएम नवाबज़दा नसरुल्लाह खान ने अयूब खान के ख़िलाफ़ बनाई थी। इनके ज़हन में ये है कि शायद हम इस ड्रामाबाजी से अवाम को दोबारा गुमराह करके तो इमरान खान को इक़्तिदार से उतार देंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, ये रेडियो का दौर नहीं है या 1970 का दौर नहीं है, ये 2021 है, जिसमें एक आम अनपढ़ आदमी तक भी फौरी तौर पर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि किसकी क्या औकात है। अवाम समझ चुके हैं। इनकी इस पीडीएम को अवाम ने शुरू में मुस्तरद कर दिया, हर जगह पे मुस्तरद कर दिया। आज ये अपने बचाव के लिए, अपने बका के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, तो जिसमें इंशाअल्लाह ताला ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अवाम इनकी चालें जान चुकी है। मुश्किल वक्त जो मुल्क पे था वो गुज़र रहा है और इंशाअल्लाह ताला थोड़े अरसे में ये सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और इमरान खान के ऊपर कौम को यकीन है कि वो इस मुल्क को उस तरक्की की पटड़ी पर वापस उस ट्रैक पर ले आएगा जिस पे ये मुल्क चल रहा था। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क आगे बढ़ेगा। इनकी ये सारे इत्तेहाद हस्बे साबिक़ नाकाम होंगे और ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की की वो मंजिलें तय करेगा
कि इसका दुनिया में नाम होगा। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो नेक नीयत हुक्मरान है उसको अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा साथ दे, उसको कामयाबी अता फ़रमाए और हमारे गुनाह गलतियाँ माफ़ करके तो हमें सुकून से इस मुल्क में रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह इसकी ये बातचीत जारी रहेगी, इसके ऊपर मज़ीद तफ़सीलात आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारी ये वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, कोई कमी बेशी हो तो हमें बताते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।